हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता और आईएमसीटी में जैसा तुम्हें बताया 38 दिन टू बी प्रिसाइज बचे हैं, 38 डेज और एक फाइनल स्ट्रैटेजी वीडियो। मतलब यार अब इसके बाद तो मैं क्या ही लेके आऊंगा, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल स्ट्रैटेजी वीडियो कि अगले 38 दिन में तुम कैसे IMU-CET क्रैक कर सकते हो। अब देखो यार, IMU-CET क्रैक करने की बात हो रही है तो हर बच्चे की कैटेगरी अलग होती है और कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से तुम्हारी स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है। भाई अगर तुम एक ऐसी कैटेगरी के बच्चे हो जिसने 11वीं 12वीं बेसिक कर रखी है, उसको बेसिक सारे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस कर रखी है, तुम मान लो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। दूसरी कैटेगरी क्या आती है, जिसने 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी या जिसको बेसिक फिजिक्स मैथ्स तो आती है, एप्टीट्यूड ज्योग्राफी केमिस्ट्री, उनमें उतना बढ़िया हाथ साफ नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं तो अराउंड 80 से 90 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों को अपन मान लेते हैं कैटेगरी 2 में। और फिर कैटेगरी 3 में वो बच्चे आते हैं जिनके कंसेप्ट्स भी क्लियर नहीं है, अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक्स में भी। कुछ चीजें आती हैं, वो आती हैं, बट बहुत सारी चीजें अभी नहीं भी आती हैं एंड दे वांट अ गाइड कि वो एटलीस्ट एक रैंक ले आए या एक डिसेंट रैंक के ब्रैकेट में आ जाएं। उस टाइप की बच्चों को अपन डालते हैं कैटेगरी 3 में। अब तीनों कैटेगरी के हिसाब से हमें एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो तुम समझते हो कि मैं अगर यहाँ पे खड़े होकर तुम्हें ये समझाने बैठूं कि तुम 38 दिन में ऑल इंडिया रैंक 100 ला सकते हो सबके सब, तो मैं भी बेवकूफ हूं और तुम्हारा टाइम भी मैं बर्बाद करा रहा हूं, ठीक है। हम अपनी कैटेगरी के हिसाब से अगले 38 दिन में बेस्ट क्या कर सकते हैं वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ठीक है। तो एक पेन और कॉपी निकाल लो और फटाफट से नोट करना स्टार्ट करो। देखो, पहली चीज होती है टाइमलाइन। टाइमलाइन फिक्स हो गई है कि हमारे पास 38 डेज ही है। अब 38 डेज में हमें चाहिए कि यार हमारी मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस भी चलती रहे। 38 डेज में हमें चाहिए कि यार हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक्स भी बन जाए जो हमें नहीं आते, क्योंकि सबको नहीं आता है ना। फिर इसमें हमें ये भी चाहिए कि हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लें, PYQs भी सॉल्व कर लें और DPPs भी लगा लें। लगाने के लिए बहुत सारी चीजें करेंगे, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, पहले तो क्या क्या करना है, हमें करने हैं PYQs, ठीक है। PYQs लगाने हैं। दूसरा हमें क्या करना है, हमें देने मॉक टेस्ट, क्योंकि तुम्हें पता है यार अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो तुम एक बहुत बड़ा बूगी पॉइंट मिस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें न तो अपने एक्यूरेसी का आइडिया लगेगा, न तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेन एग्जाम में 1 मिनट के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1 मिनट के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अगर तुमने मॉक टेस्ट ही नहीं दिया, तुम्हें 3 घंटे बैठने की आदत ही नहीं है, तुम 3 घंटे में उस प्रेशर सिचुएशन में क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाते हो। सो दैट इज व्हाई मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाती है जो चीजें तुम्हें नहीं आती हैं, तुम उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लेके आओ। भैया मान लो कि तुम्हें बर्नौलीज थ्योरम नहीं पता, फॉर एग्जांपल तुम्हें बस इक्वेशन पता है या बस फॉर्मूला पता है, बट वो कैसे यूज होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में तुम्हें नहीं पता, तुम्हें वो भी वर्क करना पड़ेगा। वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? वही तुम PYQ सॉल्व कर रहे हो तो मान लो तुमने 10 PYQ का सेट लिया कि मैं अगले 5 मिनट में ये सॉल्व करूंगा, 10 मिनट में ये सॉल्व करूंगा। 10 में तुमने 8 सवाल लगा लिए, 2 सवाल तुम नहीं लगा पाए, तो वो जो 2 सवाल हैं उनमें तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी पड़ेगी ना। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना तुम्हारा एक टास्क हो गया। और फाइनल टास्क जो हमारा होगा, द फाइनल मोस्ट टास्क विल बी रिविजन। कि यार जितनी चीजें हमें आ गई एटलीस्ट उनमें हम टॉप नॉच हैं, उनमें हम गलतियां नहीं करते, उनमें हम सिली मिस्टेक्स नहीं करते। दैट विल बी आवर टोटल स्ट्रैटेजी फॉर IMU-CET। मतलब हमें ये 4 चीजों पे वर्क करना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आते हैं एक एक कैटेगरी के बच्चे के हिसाब से कि यार कैटेगरी 1 वाला बच्चा क्या करेगा। देखो, एक कैटेगरी 1 वाले बच्चे का कंसेप्चुअल पार्ट डन है, मतलब उसको बेसिक्स आते हैं, उसको चीजें समझी हुई हैं, उसको बस क्वेश्चन सॉल्विंग में इन्वॉल्व होना है, उसे बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तुम जैसे बच्चों के लिए तुम्हारा एक ही टारगेट है, पहले PYQs, दूसरा मॉक टेस्ट। उठाओ, भर भर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो राइट फ्रॉम टुडे। अब क्वेश्चन लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने बस क्वेश्चन लगाया और छोड़ दिया। नहीं आता, जाके डाउट्स डिस्कस करो। कैसे डिस्कस करना है नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म भर दो अभी के अभी। यहाँ पे 2400 घंटे डाउट सॉल्विंग चल रही है, 2400 घंटे। बच्चे सुबह से स्टार्ट करते हैं टीचर्स के पास आना, 9 बजे से टीचर के 6 बज जाते हैं, लेकिन बच्चों की भीड़ खत्म नहीं होती है, क्योंकि डाउट्स आ रहे हैं और भर भर के डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। तुम्हें करने हैं PYQs, तुम्हें देने हैं भर भर के मॉक टेस्ट। PYQs में जहां तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा वहां जाके डाउट्स पूछो, डाउट्स पूछ के कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लो एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन। सिंपल स्ट्रेटजी है, तुम्हें कोई किताब के पन्ने लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई वन शॉट की जरूरत नहीं है। उठाओ पेन, ले एक पेपर एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, दैट इज इट, ठीक है, सॉर्टेड। नेक्स्ट होते हैं कैटेगरी 2 वाले बच्चे। तुम्हें चाहिए थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और तुम्हें चाहिए PYQ की प्रैक्टिस भी। तुम्हें रिवीजन भी करने में टाइम लगेगा, बट तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि तुम अभी आराम से 8000 के अंदर वाले ब्रैकेट में जा सकते हो। भले ही तुम 1000 वाला ब्रैकेट टच करना चाहो वो भी कर सकते हो, चाहो तो 8 से 5 के ब्रैकेट में भी आ सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू फॉर द नेक्स्ट 38 डेज। स्ट्रैटेजी क्या है भैया? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं आता तो तुम्हारा पहला काम होना चाहिए, मैं जाऊं NCERT पढ़ूं, अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ूं, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करूं, मेक शॉर्ट नोट्स एंड जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर्स दैट यू डू नॉट नो एंड दे आर इंपॉर्टेंट।
जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है बट तुम्हें नहीं आते, सबसे पहले उन चैप्टर्स को फोकस करके डन कर दो। 5 दिन का टारगेट लो फिजिक्स, 5 दिन का टारगेट लो मैथ्स, 2 सब्जेक्ट्स डन है, बहुत है अभी के लिए, बहुत है। 10 दिन में हम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड साथ के साथ थोड़े क्वेश्चन करेंगे। एक बार ये 10 दिन का फेज निकल गया, नेक्स्ट 28 डेज हमारा एक ही टारगेट रहने वाला है, दैट इज सॉल्विंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस क्या होंगे? दे विल बी प्रॉपर PYQs ऑफ IMUCT, दे विल बी प्रॉपरली सेट क्वेश्चन पेपर्स ऑन द लेवल ऑफ IMUCT। अब तुम्हें वो कहां से मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, गूगल फॉर्म भर दो, तुम्हें प्रॉपर लिंक्स एंड सॉल्यूबल मटेरियल मिल जाएगा जो तुम सॉल्व कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को एस कर सकते हो। मैं बता रहा हूं, लास्ट का टाइम है, डिसीजन में ज्यादा डिले मत करो, एक बार निकल गया बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने 11वीं 12वीं नहीं पढ़ी है, सेल्फ रियलाइजेशन तुम्हें इतनी बात का है और तुम्हें रियलिस्टिकली पता भी होना चाहिए कि हाँ यार, अगर मेरे को बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मैं क्वेश्चन क्या ही सॉल्व करूंगा। सो जाओ, सबसे पहले जो मैंने इतने वीडियोस में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्टें बता रखी है ना, ऑलरेडी BM अकेडमी के चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं मेरे, BM मर्चेंट नेवी वाले चैनल पे भी पड़े हैं। जाओ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, इन 4 सब्जेक्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जाके सबसे पहले निपटा लो। अगले 20 दिन का या 25 दिन का तुम यही टारगेट रखो कि तुम्हें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डन करने हैं। अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम एटलीस्ट उस ब्रैकेट में आ जाओगे कि तुम्हारी 10,000 के अंदर अंदर रैंक आ रही है। उसके बाद हम वर्क कर सकते हैं अगले 15 से 13 दिनों में तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स पे, तुम्हारी एक्यूरेसी पे, एंड वी कैन गेट अ रैंक दैट इज वेल अंडर 8,000। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी एक गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है, एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक। नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। बट अगर तुमने अपने कंसेप्चुअल पार्ट पे अगले 20-25 दिन काम नहीं किया, so my friend, it will be a little bit difficult for me to get you selected। बाकी तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत होने वाली है। तो अभी तक भी अगर तुमने अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। तुम भी अपना रीजन हो सकते हो कि मैं खुद बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, हो सकता है घर में वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, दोस्तों में वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, स्कूल की तरफ से हेल्प नहीं है। कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म पड़ा है, जाके भर दो, हम बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक चीज कि करना क्या है और कैसे करना है। अब बात आती है कि यार IMUCT, देखो अभी तक की जितने भी स्ट्रैटेजी वीडियोस है ना मेरे, उनमें मैंने तुम्हें बस ये बताया कि पढ़ना कैसे है। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, आज मैं तुम्हें ये भी बताने वाला हूं कि IMUCT कैसे क्रैक करना है। सिर्फ पढ़ाई से वो चीज पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आ जाते हैं जो तुम्हें मेन एग्जाम में यूज करने हैं। ठीक है, मेन एग्जाम इन द सेंस, मान लो तुम IMUCT के मेन एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो, ठीक है, तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर है, तुम्हें कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता, तो हो सकता है तुम एक आध सवाल सॉल्व करना छोड़ दो। मतलब मैं बताऊं अपने खुद के IMUCT के एक्सपीरियंस से, एक इंटीग्रेशन का सवाल आया था एंड मैंने अपने टाइम में कैलकुलस करी थी बट उतनी नहीं करी थी। डिफरेंशिएशन आई वाज गुड विद, बट इंटीग्रेशन मेरा उतना बढ़िया नहीं था। बट मुझे कैलकुलेटर पे इंटीग्रेशन यूज करना आता था, मतलब उसमें देयर इज अ फॉर्मूला जिससे अपन कैलकुलेटर में डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक आसान सा सवाल था बट मुझे वो भी नहीं आ रहा था कैसे सॉल्व करना है, बट मैंने कैलकुलेटर पे करा, आंसर मैच करा, मेरा 1 नंबर मिल गया मुझे उधर से। ठीक है, सो बेसिक कैलकुलेटर कैसे यूज करना होता है, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता तो अपने IMUCT में साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अपने IMUCT में अलाउड रहता है। तो अगर तुम्हें नहीं यूज करना आता तो तुम्हारा मेन काम सबसे पहले यही होना चाहिए कि तुम पहले एक बार ये सीख लो, बट अभी नहीं, जो तुम्हारे लास्ट के 12 दिन होंगे ना, इसमें लास्ट के 12 दिन होंगे ना, उसमें ये सीखना कैसे साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर तुम यूज कर सकते हो। बेसिक तुम्हें आ जाएगा तो तुम एक आध सवाल वहां से भी बना लोगे, ये मेरी तरफ से एक प्रो टिप है। दूसरी चीज आती है कि यार जितना आता है उतना ही सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्क्स जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं उन सब की यही एकमात्र स्ट्रेटेजी है, दैट योर एक्यूरेसी शुड बी वेल अबव 95%। 95% से ज्यादा तुम्हारी एक्यूरेसी होना मैंडेटरी है, क्योंकि जितनी चीजें तुम्हें आती है अगर तुम उन्हीं में गलतियां कर रहे हो तो फिर तुम अपने खुद के मार्क्स लूज कर रहे हो। जितनी रैंक ला सकते थे उससे बहुत नीचे चले जाओगे। ठीक है, बहुत लोग मैंने देखा है जिनको नॉलेज अच्छी होती है बट क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस नहीं होती, एक्यूरेसी इतनी ज्यादा कम होती है कि वो जहां पे 1000-2000 रैंक ला सकते थे उसकी जगह लेके आते हैं 8000-9000 रैंक, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, तो तुम्हें पहली चीज तो जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करना है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। ओवर अटेम्प्ट करोगे मार्क्स लूज करोगे, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, सिली मिस्टेक्स तो स्ट्रिक्टली नो है। अब ये कैसे गवर्न होगा? पहली चीज तो तुम्हारा फोकस, जब तुम कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो तो हाईली अटेंटिव होकर सवाल सॉल्व करना है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे सिली मिस्टेक्स का नंबर उतना कम हो जाएगा। तीसरी, कैलकुलेटर और जितना आता है उतना के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है दैट तुम्हारे पास प्रॉपर
शॉर्ट नोट्स, या शॉर्ट नोट्स भी नहीं तो चीट शीट्स, ये रेडी होनी चाहिए। अब चीट शीट्स क्या होता है सर? शॉर्ट नोट्स तो पता है, चीट शीट्स क्या होता है? चीट शीट्स होती है, देखो यार, तुम्हारा 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस अगर तुम मिलाते हो फिजिक्स मैथ्स में, वो मिला के तुम्हारे लगभग 85 to 90 चैप्टर्स बन जाते हैं सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। तुम्हारे पास इंग्लिश एप्टीट्यूड भी है, चलो उसको एक बार हटा भी दो। सिर्फ पीसीएम में अगर 90 चैप्टर हैं, आईएमसीटी से एक दिन पहले तुम 90 चैप्टर रिवाइज नहीं कर सकते हो। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी। तुम उस टाइम पे क्या करोगे? तुम बैठ के पन्ने तो पलटोगे नहीं बुक्स के, तुम ना बैठ के अपने नोट्स पढ़ रहे होंगे, तुम ना बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। आईएमसीटी से एक दिन पहले तुम्हारे हाथ में जो होगा ना, दैट विल बी 5 पेपर्स, 5 लूज शीट्स ऑफ पेपर, जहां पे तुमने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जहां पे तुमने मैथ्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, केमिस्ट्री के मोस्ट फॉरगेटेबल केमिकल रिएक्शंस जो तुम ज्यादातर भूल जाते हो, उनको लिख के रखोगे। लास्ट के एक दिन बस तुम अपना एडमिट कार्ड प्रिपेयर कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हो, चिल कर रहे हो, दिमाग को रिलैक्स कर रहे हो, अच्छी नींद ले रहे हो, अच्छा खा रहे हो, ठीक है, एंड बस ये चीट शीट्स पढ़ के सो जा रहे हो। दैट इज इट। बाकी अगले दिन जाओगे, इत्मीनान से आईएमसीटी देके आओगे, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आई रियली रिकमेंड यू टू मेक दीज राइट नाउ। लिखना लग जाओ अभी से एंड दैट विल बी इट, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था, तुम कैसे आईएमसीटी क्रैक कर सकते हो राइट फ्रॉम नाउ टू द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन। आईएमसीटी क्रैक करना है तुम्हें 2026 के अंदर ही। अभी भी कोई और गाइडेंस चाहिए, तुम्हें 1-to-1 डिस्कशन चाहिए, अभी नहीं समझ में आ रहा है, जीवन में तकलीफ हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन इज ओपन, जाओ जाके गूगल फॉर्म भर दो। और कुछ नहीं मिल रहा तो कमेंट सेक्शन में जितने डाउट्स आ रहे हैं वहां डाल दो। आई ट्राई टू रिप्लाई ऑलमोस्ट ऑल द डाउट्स विद इन 24 आवर्स, ठीक है। बाकी मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लो, और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय।